गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा बेहद अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जय हिंद दोस्तों। आइए फटाफट एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 2024 का सीजीएल आपके सामने है। एक महीने का टाइम अब आपके पास है बेटा। इस एक महीने में कैसे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टडी आवर्स पे डिपेंड करता है बेटा। कितने घंटे आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ किताबों के साथ निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आइए मॉक टेस्ट नंबर 14 जो केडी कैंपस में हर संडे को आप मॉक टेस्ट देते हो, आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। और पहला सेक्शन होगा रीजनिंग, आप सबका फेवरेट और आप सबका स्कोरिंग सेक्शन। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बात करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने कहता है, क्या लॉयन का रिलेशन किस फॉक्स का रिलेशन डिक्सन से लॉयन का किस वर्ड से होगा? तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेल और फीमेल की बिहाफ पे आप आंसर कर सकते थे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। आंसर आएगा मेरे बच्चे ए करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मेरे बच्चे, क्या कहता है? देखो जी, सम आइस आर हार्ड, आइस से हार्ड, आइस से हार्ड, आइस से हार्ड, कॉमन क्या था? सॉफ्ट। कॉमन के पास सो नहीं आ रहा, पहला गलत हो गया। सम सॉफ्ट आर हार्ड, सम सॉफ्ट आर हार्ड, सॉफ्ट से हार्ड, सॉफ्ट से हार्ड, सिंगल स्टेटमेंट से चेक हो रहा है। ओके ओके, खत्म। 10 सेकंड और क्वेश्चन खत्म। 10 सेकंड क्वेश्चन खत्म। क्लियर? मजा आ रहा है? क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, है ना। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मिरर इमेज। क्या कहता है? मिरर इमेज। ए का ए, 5 का 5, 4 का लाड लो 4 बनेगा, बट ऐसे वाला है ना। तो ऐसे वाले का मतलब ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मिरर इमेज में एक चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट पॉइंट राइट बन जाता है, राइट पॉइंट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। थोड़ा सा क्या, पूरी तरीके से ही आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए जल्दी से बेटा। लेकिन एक चीज है, 75 15 से कट जाता है, 75 15 से कट जाता है। जल्दी बताओ, 75 15 से कट जाता है तो डिवाइड अप्रोच के साथ जाओगे आप? पहले करो सॉल्व जल्दी से, करो 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 फटाफट, जल्दी से करके बताइए। 75 15 से कट जाता है तो चेक कर लेते हैं। 75 को 15 से डिवाइड किया, माइनस का 8 इंटू का 2 प्लस का 11 इक्वल टू 0। बेटा ये कटेगा 5, हाँ के ना। 16 प्लस 11, अरे 11 और 5 16, 16 में से 16 घटाया 0। आंसर आएगा ए, एप्पल। क्लियर? अरे क्लियर हो रहा है, मजे ही मजे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए जल्दी से। बेटा 17 का संबंध 225। ओ भाई साहब बड़ा क्वेश्चन है, डर लग रहा है? नहीं लगेगा। कैसे? 17 में से 2 कम कर दो, 17 में से 2 कम कर दो 15, 15 का स्क्वायर 225, 21 में 2 कम किया 19, 19 का स्क्वायर 361। ये रहा आंसर। 17 2 कम किया 15 का स्क्वायर 225, 21 2 कम किया 19, 19 का स्क्वायर 361। खत्म। क्लियर? पक्का? आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा, है ना। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ये भाग रहा है आज। मॉक टेस्ट कह रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मॉक टेस्ट कह रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बता दो सर। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। बेटा फोकस करिएगा भाई। अंदर 3 साइड आ रही है तो बाहर 3 साइड आ गई, है ना। अंदर 4 साइड आ रही है, बाहर 4 होगी। बेटा 4 सर्कल के अंदर कुछ और आ गया, ट्राइंगल के अंदर कुछ, 4 के अंदर अगली फिगर, इसमें 3 आई, 3 में 4, 4 में 5, 4 में 5, तो पेंटागन। आंसर डमरू। आंसर डमरू, डी फॉर डमरू। उड़ा के रख देंगे सर ऐसे क्वेश्चन को। यस और नो? लाडलो मजे से क्वेश्चन डील कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताओ फटाफट। नंबर्स का खेल बेटा। गैप 4 2 4, 4 13 4 17, 17 2 19, 4 2, 16 गलत, 16 गलत। अच्छा एक चीज और देखो, दूसरा नंबर सही है 19 और 4 23, पहला नंबर गलत है। द फर्स्ट ब्रैकेट नंबर इज इनकरेक्ट, पहला गलत एंड सेकंड इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। ए एप्पल। क्लियर? ये बात समझ? कोई डाउट आए तो रोकना बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 होता भाई। लेटर की नंबरिंग याद है? अच्छा एक चीज और, कई टीचर्स, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा यहाँ पे, CORUX CFI लॉरक्स से भी याद करवाते हैं पोजीशन, है ना। क्योंकि 3 का टेबल और सही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अच्छा मेथड है।
3 6 9 12 15 18 21 24, 3 6 9 12 15 18 का मतलब आर का मतलब ये लो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंतजार कर रहे हैं। सर 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कब से 441 हो गया? गलत है, बाहर करो सर, इसे बाहर करो इसे। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला कंक्लूजन, नो पेपर आर पेन, पेपर से पेन, पहला सही है। दूसरा, सम रोल्स आर पेन, रोल से पेन, बचा रोल से पेन, कॉमन क्या था? पेपर, कॉमन क्या था? पेपर, पेपर के पास 100 वैल्यू नहीं है, पेपर के पास, कॉमन के पास 100 होगा तो ही तो कंक्लूजन देखेंगे, वरना तो गलत करना होता है। पेपर के पास 100 नहीं है तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो बी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो राधे राधे, समझ आया, मजा आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन करिए बेटा फटाफट। सर जल्दी से, अपोजिट वैल्यू दिख रही है। सर डी की वैल्यू 23 कैसे? 4 का उल्टा, 27 माइनस 4 23, 27 माइनस 7 20, गार्डन तो 27 में से 7 घटाया 20, 1 घटाया 26, 18 घटाया 9, 4 घटाया 23, 5 घटाया 22, 14 घटाया 13, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 8 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 3 ऊपर गया 2, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 113, सी ऑप्शन, 113 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? मजे मजे। कैलेंडर का कोड देखो ना, CALENDAR, एग्जाम डेट आपके सामने है, अब थोड़ा एक्टिव भी हो जाओ भाई। ELACRAD और खत्म, खत्म क्वेश्चन। सर ELACNDAR किसके लिए? किसके लिए? मूवमेंट के लिए। तो क्रॉस करो, EVOMTNEM, EVOM TNEM, EVOM डी डमरू, अगेन डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए जल्दी से। कहते हैं 5 बच्चों ने कुछ साइकिलिंग की, अच्छी बात है। रूप ने जो फिनिश की वो किससे पहले की? साकेत से, बट ईना के बाद। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन ध्यान से, ईना के बाद रूप आएगा, ईना के बाद रूप आएगा, और रूप ने पहले किससे? साकेत। बहुत ही शानदार बात है, आगे चलो। अनिल फिनिश्ड बिफोर राजू बट बिहाइंड साकेत, तो पीछे आएंगे ये दोनों, ये दोनों के दोनों पीछे आएंगे। हाँ या ना? पूछ रहा है हु वॉन द कॉम्पिटिशन? ईना, खत्म, ईना, आंसर सी, ईना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा ईना के साथ, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा ईना के साथ। क्लियर? चलिए 14 क्वेश्चन में। अरे भाई, इससे आसान सवाल धरती पे क्या ही होगा, है ना? इससे आसान सवाल धरती पे क्या ही होगा। पुरुष महिला, पुरुष और महिला, है ना, पुरुष और महिला, बेटा पुरुष और महिला दोनों के दोनों मानव, आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डमरू, आंसर आएगा डमरू। क्लियर? कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अरे भाई घर से कॉल आ रहा है ना, कॉल आ रहा है, कट कर देते हैं। पहले तुम्हारा मॉक टेस्ट करते हैं कंप्लीट, उसके बाद घर बात करेंगे, ठीक है? आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन बता दो बेटा, 15वां क्वेश्चन का आंसर बता दो, 15वें क्वेश्चन का आंसर बता दो लाडलो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट बच्चे, मैसेज कर दिया मैंने ताकि बार बार कॉल ना आए, है ना, ठीक है? वरना बैक टू बैक घर वाले बेटा, और एक चीज याद रखना, घर वालों को तुम भी, जैसे फोन कट करना तो सर अभी तो ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, बट घर वालों को हमेशा बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंस पे रखना है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंस पे घर वाले, ठीक है? एक मैसेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको केयर हो जाती है हमारा बच्चा कहाँ पे है, और कहीं ना कहीं बेटा इस चीज को हमेशा याद रखना, पेरेंट्स, भाई बहन मम्मी पापा
सबसे पहले रिप्लाई करना है, चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाना, किसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाना, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 15 क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। एम का उल्टा एन आएगा, एल का उल्टा ओ आएगा, किस किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, जल्दी बता दो भाई। आजाद 27। उफ, उफ से याद किया था हमने बेटा। इसमें क्या गलती है, के का पेयर एल के साथ नहीं बनता, गलत। डी का पेयर वाई के साथ नहीं बनता, एन ओ ये भी गलत हो गया। एल ओ लव बनता था, तो आंसर आएगा ए एप्पल, ए एप्पल। क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। अरे भाई बहुत ही आसान सवाल है ये तो, बहुत ही आसान सवाल है, नजरों से सॉल्व हो जाएगा बेटा। कैपिटल करेंसी है इंडिया की जो है कैपिटल, न्यू दिल्ली, हाँ या ना। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबेरा, बिल्कुल ठीक है। इटली की क्या है, रोम। बेटा ये करेंसी है, दिनार आपकी करेंसी है, दिनार आपकी करेंसी है इराकी। बाहर कर दो इसको, बाहर कर दो। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलो 17वें सवाल पे ध्यान से। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ लाइन, ए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से, ध्यान से। 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो ध्यान से देखो क्या कहता है। ए जो है वो बी के बगल में बैठा है, बैठा देते हैं। ए किसके बगल में, बी के बगल में, है ना। बट कहते हैं सी के बगल में नहीं है, ठीक है। डी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई, डी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई, डी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई। डी ई के बगल में बैठा है, डी ई के बगल में बैठा है, ठीक है सर। हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे इसको बिठा दिया, आगे आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी, खत्म क्वेश्चन। हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन आ जाएगा, एप्पल। मिडिल में कौन आ जाएगा, ए फॉर एप्पल, है ना। बीच में कौन आ रहा है बेटा, ए आ रहा है, आंसर आएगा डी। बोलो क्लियर हुआ, आके ना, पक्का, कोई डाउट तो रोक देना, ठीक है भाई। चल इनमें से अलग क्या है, ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन बीच आती है, डाउन, बिलो, लोअर, लार्ज, 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 खत्म। तीनों सेंस सेम दे रहे थे, डाउन, बिलो, लोअर, लार्ज, अपोजिट, आंसर बी, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए 19वां क्वेश्चन भाई, जल्दी से देखो। 211, 249, 229, 257, पक्का प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा, पक्की बात है, प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा, या कुछ और लग रहा है। 200 ये तो कट जाता है भाई, 229, 249 ये कट रहा है भाई, किससे, 8 है 24 और 83 से कट रहा है, 83 से कट रहा होगा तो बेटा आपका नहीं होगा ना। देखो ना कट गया, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 3 9, बेटा 211, 229, 257, तीनों के तीनों कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर, आके ना कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर। बट एक नॉन प्राइम था, उसी को हमने आउट कर दिया, क्लियर। चलो 20वें क्वेश्चन पे हो, 20वें क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 13 का स्क्वायर 1 6 9, 13 का स्क्वायर 1 6 9, आंसर बी। अरे भाई बहुत आसान है, मजे मजे, है ना। चलो जल्दी बताओ, फिर से क्वेश्चन नंबर सीरीज का, फिर से क्वेश्चन नंबर सीरीज का गैप चेक करना होता है। 14 क्वेश्चन मार्क 84 125 170 219, बेटा गैप कितने का, 49 का। बच्चा गैप कितने का, 30 40 45 का। गैप कितने का, 90 35 35 और 6, 35 और 6 41, अरे 4 4 कम कर रहा है, 37 का गैप ले लो, बात खत्म। और यहाँ 33 जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 47 ऑप्शन में मिल जाए तो बात बन जाए, और बन गई बात, मजे ही मजे, क्लियर। आई होप क्लियर हो रहा है सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो जल्दी से देख के बताओ, है ना। देखो 19 का स्क्वायर 361 और एक 362, 15 का स्क्वायर प्लस 1, 21 का स्क्वायर 441 और एक, 22 का स्क्वायर तो सर 484 होता है, 484 में एक जोड़ के 485 आ जाता है, वो कर दो बाहर, खत्म। चलो 23वां वन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, द वर्ड इज ब्यूटीफुल। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर मुझे लग रहा है ई आएगा, ए बी ई, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर आएगा आई, आई आएगा, फिर आएगा एल,
फिर टी, फिर यू और फिर यू। तो एक तो मुझे दिख रहा है, और तो दिख ही नहीं रहा सर सेम, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आंसर एक आएगा, एक का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोलो डन डन डन, बोलो डन डन डन। क्लियर। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सरकार? अरे भाई ट्राइंगल कितने हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल? सिंपल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और एक साथ, और कोई लाइन है नहीं। आंसर सात, खत्म। इतना इजी सवाल नजरों ही नजरों में उड़ा के रख देंगे, या ना? जा रहा है मजे ही मजे, है ना? चलिए 25वां क्वेश्चन देखो, मैं सिर्फ सॉल्यूशन के पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं। आपने ये सेट तो सॉल्व कर लिया है ना बेटा? इस सेट को तो आप कर चुके हो कंप्लीट, है ना? तो आइए आंसर देखते हैं क्या कहता है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए माँ बी की। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी द ब्रदर ऑफ सी, डी द ब्रदर ऑफ सी हैज ओनली वन चाइल्ड ई, C is the only granddaughter of F. C is the only granddaughter of F. How is C related to E? C related to E. पिता की बहन को बोलते हो बुआ जी नमस्ते। 25 के 25 कंप्लीट। कैसा लगा सेट? कैसा लगा मॉक टेस्ट? जरूर बताइए। और 25 में से क्या आपका स्कोर रहा रीजनिंग में? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सारे बच्चे। और बेटा रेगुलर रहो। ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, मैं सच बताऊं बहुत मेहनत लग रही है। पहले टाइपिस्ट, फिर कंटेंट टीम काम करती है, फिर टाइपिस्ट करते हैं, फिर कंटेंट वाले फिर से चेक करते हैं, फिर टीचर्स वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा। पेपर को डिस्ट्रीब्यूट, फिर कलेक्ट करना, फिर चेक करवाना, है ना? तो ये सिर्फ सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। तो मैं कहूंगा सारे बच्चे संडे को मॉक टेस्ट जरूर दिया करो। याद करो वो दिन जब मॉक टेस्ट नंबर 1 का वीडियो सॉल्यूशन मैंने बनाया था, मुझे आज भी याद है। मैं सोच रहा था कि कैसा रहेगा, बस रिस्पॉन्स कैसा नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार देते देते बढ़ते 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 आज हम पढ़ चुके हैं टेस्ट नंबर 14 तक। तो बेटा ऐसे ही रेगुलर रहो, हम भी रेगुलर रहेंगे, तुम भी रेगुलर रहो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है केडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 14 का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो कि हिस्ट्री से पूछा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया है। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, खाना बदोश, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड कृषि और व्यापार, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना। अगर देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्यापार भी था, जीविका का मुख्य साधन साधन कृषि भी था, और साथ ही व्यापार भी, पशुपालन भी था। तो अगर हम ये देखें और दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म, लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? कृषि और व्यापार। ठीक है, खाना बदोश पशुपालन नहीं। खाना बदोश का मतलब समझते हैं आप, एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करने वाला। पशुपालन में अधिकांश कई पशुओं के पैरों, मतलब खुर जिसको कहते हैं, उसके निशान मिले हैं, जिसमें हाथी के भी कुछ जगहों पे मिले हैं, घोड़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इसमें सारे पशुओं का जिक्र मिला कि उनके पशुपालन में कौन कौन से पशुएं खासतौर पर महत्वपूर्ण थी। पूछा गया द लास्ट मुगल एम्पायर was बहादुर शाह जफर, what was his father's name? इसके पिता का नाम पूछा गया, जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? राइट आंसर होगा अकबर शाह द्वितीय। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के ऑलमोस्ट 3 से 4 सवाल मिनिमम आते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये इनका लिस्ट है कि पूरी मुगल डायनेस्टी कि बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, और बहादुर शाह जफर के पिता का नाम पूछा था, तो राइट आंसर क्या था? अकबर शाह द्वितीय। और इनके कार्यकाल भी लिखे गए, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। हु कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया विद दैट ऑफ औरंगजेब? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड कर्जन हमारे देश में 1899 से लेकर 1905 तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक, और इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे बंगाल विभाजन, सेना का बंगाल विभाजन पता है 1905, और इस तरह से दिल्ली दरबार से लेकर रेलवे के विस्तार तक इसके कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं। आगे देखिए,
हु पेंटेड द पेंटिंग इन मेमोरियम डेडिकेटेड टू ब्रिटिश वुमन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कह रहा है सवाल कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं की समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित की थी। ये एक कैनवास पर ऑयल पेंटिंग है। किसने किया था? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन ये थे कौन? पहले तो ये पेंटिंग थी जो इन मेमोरियम के नाम से जाना जाता था। कई सारे पेंटिंग का ये कलेक्शन है। ये क्रिएशन किसका है? सर जोसेफ नोवेल पैटर्न का। 1858 में बनाया गया था, ऑयल ऑन कैनवास। और ये थे कौन? तो ये एक स्कॉटिश आर्टिस्ट एंड पोएट थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रूर या रूहर भी इसको पढ़ते हैं। रूर रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, ये किस देश में पड़ता है? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी। इस सवाल का जो सही जवाब है ये जर्मनी। थोड़ी बहुत रूर के बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, खास तौर पर लोहे और कोयले के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं, माइनिंग, स्टील प्रोडक्शन जैसे हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में ये जाना जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे भी देख सकते हैं यहाँ क्या क्या सुविधाएं मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, और यूरोपीय सांस्कृतिक राजधानी भी इसे माना गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली रबी क्रॉप्स? निम्नलिखित में कौन सी रबी फसलें? आप सभी जानते हैं कि मौसम के हिसाब से फसलों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, रबी, खरीफ और जायद। अब तीनों के मौसम अलग अलग, तीनों के समय अवधि अलग अलग। उदाहरण, इन सब का विवरण आप ध्यान से यहां देखें। इसका वैसे सही जवाब क्या है? जौ और चना। अक्टूबर के आसपास में इनकी खेती यानी जाड़े के दिनों में होती है। अब ये आपके सभी लिस्ट हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। रबी क्रॉप यानी रबी फसल की खेती अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक होती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर, मटर इत्यादि आते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होती है। आप समझिए, इसमें धान की खेती, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास वगैरह, मूंगफली, सोयाबीन आता है। जायद फसलों में खासतौर पर ये सब देख रहे हैं, गर्मी के दिनों में पाई जाने वाली चीजें जैसे तरबूज, खरबूज, मस्कमेलन, वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, ये सब आ जाता है। ठीक, तो ये फसलों के प्रकार, ड्यूरेशन, सब कुछ लिखा गया। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फुटलूज इंडस्ट्रीज का मतलब आप समझिए ऐसे कि इसमें किसी तरह की इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती जिसके लिए आपको लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, मतलब ये उद्योग कहीं भी घर में बैठे छोटे लैपटॉप से इस तरह से काम किया जा सकता है। उसके लिए जमीन, कच्चा माल, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको क्या लगता है? बस एक पॉइंट पकड़िए, जहां कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है समझिए कि वो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं। क्या जूट के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, जूट की खेती होती है उसके लिए। शुगर के लिए गन्ना चाहिए, चीनी के लिए शुगर केन चाहिए, गन्ने की खेती होती है। चाय आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, कंप्यूटर चिप, इसके लिए, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब हमारे देश में किस तरह की या दुनिया में किस तरह की इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं? तो इनको हम लोग कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। कौन सा? खास तौर पे इंडस्ट्री का जो 4th सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ, वो आता है। अब जैसे यहां देख लीजिए शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन इसका। फुटलूज उद्योग एक ऐसा उद्योग को संदर्भित करता है जो संसाधनों, जैसे कि जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, श्रम और कैपिटल जैसे उत्पादन के कारकों से प्रभाव के बिना किसी स्थान पर स्थित हो सकता है। ठीक, सॉफ्टवेयर विकास, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, भी आमतौर पर फुटलूज होते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज होते हैं, क्योंकि वे कच्चे माल की आपूर्ति से बंधे नहीं होते। बस ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे कोर एक्सप्लेनेशन होता है इस तरह के इंडस्ट्रीज का, फुटलूज उद्योग का। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट इन इंडिया? फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के बारे में पूछा गया कि इनमें से किस व्यक्ति ने पड़ोस पहले या इस तरह का विचारधारा या नीति दिया था? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। इस सवाल का सही जवाब है पड़ोस पहले, नेबरहुड फर्स्ट का स्लोगन विदेशी नीति के लिए इन्होंने दिया था। पॉवर्टी इन इंडिया इज एक्सेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? पूछ रहा है कि इनमें से गरीबी का आकलन कौन करता है? तो दोस्तों पहले NSSO द्वारा किया जाता था, लेकिन अब हमारे देश में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी
2015 को किया गया और किसके स्थान पर, यानी नीति आयोग का जो पुराना नाम वो है प्लानिंग कमीशन, अर्थात हिंदी में इसे योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, अब वो संस्था उसकी जगह क्या एस्टैब्लिश किया गया, नीति आयोग। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स। पूछ रहा है कि इनमें से किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है या सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। मार्स यानी मंगल, जुपिटर, सैटर्न और वेनस। ये तो बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके पास। इनके संख्याओं को लेकर अलग अलग संस्थाओं के बीच विवाद होते रहे हैं, जो भी सर्वे वाली संस्था है, लेकिन हाँ वर्तमान में माना जाए कि 83 उपग्रह शनि के पास है। जैसे यहाँ लिस्ट है, आप ध्यान से देखिए कौन से ग्रह के पास कितने लिस्ट है। 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 गोले ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई मून नहीं, और पृथ्वी के पास एक ही है, चंदा मामा। बाकी सबसे अधिक कहाँ दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पे कौन है। आगे ये सवाल पढ़िए। Which had the most profound influence in the making of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पॉलिटी का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है ये। भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव इनमें से किसका पड़ा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज एट लीस्ट ऑफ द एज ऑफ। अब सोचो जरा, सवाल यह है कि कम से कम कितने वर्ष तक के बच्चों से फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा सकता। ये बातें हमारे देश के कई सारे कानून में लिखी गई। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट इस चीज को रोकने के लिए बनाया गया कि कोई बलपूर्वक किसी बच्चे से काम करा तो उसको गैर कानूनी समझा जाए और उसके लिए सजा के प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 भी यही कहता है। अब ये बहुत छोटी सी बात है कि पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी के तौर पे सवाल को हम लेंगे, कितने वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, तो सही उत्तर है ये। कुछ बातें इसके बारे में हैं, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें किस बारे में बात किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, और कितने वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहा है, एज ऑफ 14 ईयर्स नहीं किया जा सकता कितने बच्चों, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। अब देखिए साइंस के सवाल, फिजिक्स का है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब किसी वस्तु के ऊपर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, इंपल्स, मास, एक्सेलरेशन और वेट, इसका क्या होगा, वजन कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। अ मैग्नेट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, इफ these 2 pieces are brought close to each other they will। एक चुंबक को बीच से तोड़ दो 2 टुकड़ों में, और इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा। तो आप जानते हो ना कि बीच में चुंबक तोड़ो तो दोनों अलग अलग ध्रुव बनते हैं, पोल बनते हैं, नॉर्थ और साउथ, और अपोजिट चाहे पोल हो या जेंडर, अट्रैक्शन तो होगा, यानी दोनों टुकड़े एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, सही उत्तर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बाई विच प्रोसेस गैमेटीज आर फॉर्म, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्रेगमेंटेशन, मेयोसिस, मिटोसिस, नॉन मिटोसिस, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, मेयोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, ये सब जेंडर डिटर्मिनेशन में भी इस्तेमाल होता है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। ठीक, जलीय जंतु अधिकांश गलफड़ों से ही सांस लेते हैं, इंसान फेफड़ों से सांस लेते हैं, पर इसमें एक ऐसा जलीय जंतु है जो फेफड़ों से सांस लेता है, जैसे हम लोग लेते हैं सांस, गलफड़े नहीं होते उसके पास। तो ऐसे 2 प्रमुख जानवर यही हैं, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन्स, ये इनके पास गलफड़े नहीं होते हैं, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड आयन ऑफ, अल्फा कण
इनमें से किसके द्वारा द्विआवेशित या किसके अल्फा पार्टिकल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42, अल्फा पार्टिकल्स इनमें से किसके द्विआवेशित आयन हैं? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम और हाइड्रोजन। इसका सही जवाब, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हीलियम होगा। इनका एटॉमिक नंबर आपने वो क्रम में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कंटिन्यू, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3 और बेरिलियम 4। उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आपने पढ़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। बचपन में तो ये क्रम में रटा गया था, अलग अलग तरीके का पूरा पूरा चार्ट जो भी था हमारा। अगला सवाल, ये पंथी इज अ डांस, आर्ट एंड कल्चर से है, स्टैटिक जी के मानेंगे हम इसे। पंथी इज अ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इनमें से किस राज्य में पंथी डांस एक नृत्य है? पंथी एक फोक डांस मानेंगे हम यहाँ इसे। किस राज्य का है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार? बच्चों ये पंथी, पांडवानी डांस, सुआ नाच और ये जो भी कर्मा डांस है, ये कुल मिला के ये सारे डांस छत्तीसगढ़ में देखे जाते हैं या छत्तीसगढ़ के से जुड़े हुए हैं। तो हमसे पूछा गया पंथी डांस, इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या बाइनरी इंटरनेट ओपन सॉफ्टवेयर? इसका सही जवाब, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर वैसे आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस में भी आता है 20 क्वेश्चन, लेकिन प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस बोरोबुदूर टेम्पल लोकेटेड? विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर कहाँ स्थित है? इनमें से वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया या जापान? कहाँ है बताइए। ये बोरोबुदूर टेम्पल स्थित है जावा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, ये जावा में पाया जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ टेम्पल है ये। अगला सवाल 46, वेयर वॉज द पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी एस्टैब्लिश्ड इन 2008? 2008 में पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? अब ये इसे स्टैटिक जीके ही मानेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे? हैदराबाद में। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, उस वक्त जो पूछे गए थे या अब अपडेटेड है। इन मई 2024 द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर एआई लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं बच्चे, एआई कानून, वॉज अप्रूव्ड बाई विच ऑफ द कंट्री? ये तो पढ़ा होगा, मई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को मंजूरी प्रदान की गई, यह किस देश द्वारा? तो देश नहीं, पूरे हम यूरोपीय संघ की यहां बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा सबसे पहले इस दुनिया में एआई लॉ को अप्रूव किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इन इंडिया द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैज बीन एस्टिमेटेड इन विच स्टेट इन 2020? ये तेंदुओं की जनगणना से, उनकी गणना से संबंधित सवाल है, पुराना सवाल है। कई बार एसएससी से 1-2 क्वेश्चन करंट कहें ना कहें दुविधा होती है, 1-2 साल पुराना भी पूछ सकता है, तो थोड़ा तैयार रहेंगे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज के तौर पर देखा जाता है, तो ये ज्यादा कुछ हिडन है नहीं करंट अफेयर्स। हाँ, भारत में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में मापी गई थी या आकलित की गई थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु? तो बच्चे इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में देखा गया था। ठीक है, अगला सवाल अभी देखिए, पूछ रहा है कि एफटीआईआई के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी किस लघु फिल्म, कौन सी शॉर्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांसला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन से ऐड की बात कर रहे हैं, सॉरी कौन से अवार्ड की और किस तरह के फिल्मों के लिए? और ये 77। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। आखिरी सवाल देखिएगा, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस was named as UNICEF India's national ambassador on 4th May? यूनिसेफ इंडिया ने 4 मई 2024 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान या प्रियंका चोपड़ा?
इसका जो सही उत्तर है, किसे नियुक्त किया है, किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? करीना कपूर खान। तो चलिए बच्चों, ये आपके सेट 14 का सॉल्यूशन था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस मुक टेस्ट में मैं आपको सारे 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ और बेहतरीन अप्रोच के साथ मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे तरीके से। तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, जो बात समझ नहीं आएगी बाद में आप कमेंट बॉक्स में उसको क्वेरी को आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं जरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ केडी कैंपस केडी लाइव पर, ठीक है जनाब। जरा ध्यान देंगे, आपके सामने पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे इसके ऊपर। क्या कहता है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे बस। क्या कहता है देखो, x माइनस रूट 3x, अगर अब इसको पूरे को रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे। देखो रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा रूट एक्स, और ये रूट एक्स से डिवाइड करते -3 हो जाएगा। आगे बचेगा -1/√x, तो इस -3 को इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा बेटा। यहां से क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा x + 1/x। इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, ये माइनस था तो इसलिए +2 करेंगे, तो 9 + 2 करेंगे 11। यहीं से करेंगे x² + 1/x², तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -2, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 -2 करेंगे तो 119 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी के अंदर। 119 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है बेटा। जितने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत बड़े आराम से कर लेगा, उसे दिक्कतें नहीं होंगी ज़्यादा, ठीक, ध्यान दोगे। आपके सामने क्वेश्चन, एवरेज से क्या कहता है, इफ एवरेज 39 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 167 देन फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो बेटा एवरेज के लिए आप एक बात याद रखते हैं, एवरेज क्या होता, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2 होता, और एवरेज ने दिया हुआ है कितना, 167। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट हो जाएगा 167 इंटू, तो 16 गुणा तो 32, मतलब 334, 334 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी के अंदर है। 334 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी के अंदर है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 18.5 की छूट देता, और अगर वो 24% की छूट होती तो 1650 रुपये बचा सकता था। तो उसने मोबाइल कितना भुगतान किया, अगर 100 होता एमआरपी, अगर एमआरपी 100 होता तो 100 में से जब 18.5 घटाएगा तो 81.5 उसने पे किया। लेकिन अगर 24% का डिस्काउंट मिलता, 24% तो वो 76 पे करता, 76 पे करता कुल, ठीक है। तो यहां से देखो कितना बचा सकता था, 5.5 बचा सकता था। क्वेश्चन में देख रहे तो 1650 आ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पॉइंट इधर से इधर भेज दो, ठीक है। तो 11 से काटेंगे 5 बार, और 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 1500, तो 5 3 1500, तो एक की वैल्यू होगी 300। उसने पे कितना किया था, 81.5, तो 81.5 की वैल्यू हो जाएगी 81.5 गुणा 300। तो भाई एक 0 पॉइंट गया, 5 3 15, एक हो गया, तो 24,450 है, हाँ जी, ऑप्शन डी के अंदर है। 24,450 है, ऑप्शन डी के अंदर। कर पाओगे? अगला क्वेश्चन देखोगे, इसने क्या बोला है, देखो 744 रुपए में उसने अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है। तो भाई एमआरपी और सीपी का जो रिलेशन होता वो होता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखो जैसे ही परसेंटेज को अंदर भेजोगे तो एमआरपी की वैल्यू इसने दी हुई है, कितना है, 744, ठीक है। सीपी हमें फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट दे दिया 14 2/7%, इसे फ्रैक्शन में कहते हैं 1/7। तो यहां पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/7, बात क्लियर। इसने क्या दिया, गेन है, अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा लिखा, ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट है 1/7, तो प्रॉफिट 1/7 है तो 1 + 1/7, और डिस्काउंट कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, उसने कहा नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड। ध्यान दोगे, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसे आप कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो 1 - 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/7, 8/7, 8 से कटेगा क्या, 8 9 72, 2 बच गया, 8 3 24, तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 93 × 7, 7 × 3 21, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 ओ की ऑप्शन में 651,
तो 651 आपका आंसर बनेगा। सीपी और एमआरपी का रेशियो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जो इस क्वेश्चन में हमने यूज किया, सीपी और एमआरपी का रेशियो, इस बात को याद रखोगे। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्काउंट का ही मान लेना आप कि 70% भाग इसी पे जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आती तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन मैंने केडी लाइव एप्लीकेशन में बहुत सारे सोल्व करा, केडी लाइव चैनल पे मैंने बहुत सारे सोल्व करा रखे हैं, तो अब मैं सीक्वेंस में सोल्व करा रहा हूँ वहाँ 25 के 25 क्वेश्चन 2023 वाले, ठीक है। हार्डली 30 मिनट में पूरा सेट करा देता हूँ वहाँ पर भी। मैं शाम को 7 बजे मैं क्लास लेता हूँ उस पर, और 7 बजे मैं ले रहा होता हूँ, 8 बजे मोहित सर ले रहे होते हैं, 10:30 बजे इंतु मैडम ले रही होती है। तो सारे हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जितने 2023 के सारे पेपर है वो मैंने सारे सोल्व कराए हुए हैं। तो आप जाके उससे भी देख सकते हो और वो चीज़ आप समझ पाओगे कि सर टोटल 39 शिफ्ट हुई थी और टोटल 39 की 39 शिफ्ट मैं करवा रहा हूँ, 25 के आसपास मैं उसमें करवा चुका हूँ और अभी भी आगे प्रोग्राम जारी है। तो 7 बजे आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते, यहाँ से आगे आप समझेंगे इस चीज़ों को। आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन 55 क्या कहता है बेटा, ध्यान समझोगे। जो फिगर दिए फिगर के अंदर सोल्व करा दूंगा, बात को समझोगे ध्यान से, यहीं पे ही देखो, इसमें इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज समझो ना बस, क्या कह रहा है, ए बी बराबर ए सी, मतलब ये ए बी है ये ए सी है, तो ये बराबर ये बोल रहा है, मतलब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा और ये वाला एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, ऐसे बोला गया, ठीक है। इसने क्या बोला, ए बी डी, ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल 20 है। तो बेटा जब ये साइड और ये साइड बराबर है, बोला ना ए सी बराबर सी डी, ये रहा ए सी बराबर सी डी, तो ये एंगल ये साइड, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हाँ जी 20 है, तो जब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, पक्की बात। ये 20 और 20 40 है, तो मतलब ये अल्फा 40 हो जाएगा, ये 40 तो ये भी 40। तो अब इस ट्राइंगल को देखना, बस इस ट्राइंगल कोई सा भी एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा ना भाई। तो 40 40 80 है, तो मतलब ये बन गया बेटा 100 ये है, 20 ये, तो मतलब पूरा एंगल कितना बनेगा 120, तो पूरा एंगल 120 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा डी के अंदर, ठीक है। बाहर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें टाइम भी लगेगा, तो क्वेश्चंस को देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप समझते चले जाओगे, सर टाइम मैं यहाँ बचा पाऊंगा या यहाँ मैं टाइम नहीं बचा पा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान दोगे। इसके बाद इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं लेकर आपको। क्वेश्चन क्या कहता, एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ बना लेता हूँ बेटा, एक ट्राइंगल ए बी सी, ये बना लिया ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद क्या बोला गया, ए बी 8 है जी जनाब, ए सी 12 है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी एंगल बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल का हिस्सा बराबर बराबर होगा, ठीक है, बाइसेक्टर है, ये ए डी है। और बी ए सी मतलब पूरा एंगल 60 है, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, बाइसेक्टर है तो। हाँ जी, आपसे पूछा गया एडी, तो आप एक बात बताओगे मुझे, पहले तो बात, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, ये बात जानते हैं आप। दो साइड है उनके बीच का एंगल ले लेंगे थीटा, ये बात बड़े आराम से बच्चे जान रहे होते, ठीक है, इस बात को सुनोगे। अब इसमें अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो क्या ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा ट्राइंगल ए बी डी के और प्लस ट्राइंगल ए डी सी के। अगर मतलब इन दोनों ट्राइंगल को हमने जोड़ दिया इसका एरिया तो पक्का बराबर जाएगा तीसरे के। हाँ जी, तो अब देखो इस ट्राइंगल को देखो पहले आप, इसका एरिया क्या होगा 1/2, दो साइड है, देख दो साइड 8 और 12 है, तो 8 गुणा 12 लिखा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का पूरा एंगल कितना है 60, तो बेटा साइन 60, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो मैं इसे यहीं सीधा पुट कर देता हूँ कि √3/2 होगा, बराबर ए बी डी का 1/2, ये रहा ए बी डी, तो ये वाला एरिया, ये ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, तो देखो एक की साइड एक तो 8 होगी और एक साइड ये वाली होगी, बीच में एंगल 30 हो गया, तो 1/2 8 गुणा ए डी गुणा में साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 12 गुणा ए डी और साइन 30 की वैल्यू फिर से 1/2 1/2। तो एक बात सोचोगे ध्यान से, क्या ये 2 बार 2 से, ये 2 बार 2 इसमें भी और 2 बार 2 इसमें भी कट गया, 12 गुणा 8 96 √3 बराबर हो जाएगा, देखो 8 एडी और 12 एडी, 12 और 8 20 एडी, 4 से काटोगे 5 बार और 4 से काटोगे 24 बार, तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा 24 √3/5। ढूंढ बेटा ऑप्शन में 24 √3/5, ऑप्शन डी है बेटा, 24 √3/5 ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। बताओ समझ पा रहे क्या यहाँ तक आप, इसमें कोई समस्या है कोई से प्राणी को तो मुझे बताना,
ठीक है, वैसे दिक्कतें नहीं होंगी आपको, बिल्कुल आप बस बोर्ड की तरफ देख के जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओगे, ठीक है, और कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलूँ आगे यहाँ से। ये रहा आपके सामने, इसने क्या बोला देखो ध्यान से, 12, 18, 21, 32 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या चाहिए जो 22,000 और 23,000 के बीच में भी होनी चाहिए। तो 12, 32, 21, 18 का हम लेंगे यहां से एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 2016। कितना होगा? 2016। अब देखो 2000 में जो 2016 का 1 गुणा है वो भी कटेगा, 2016 का 2 गुणा को वो भी इनसे कटेगा, 3 गुणा को वो भी कटेगा, 4 गुणा को भी कटेगा। मतलब जो इसका 2016 का टेबल पढ़ोगे आगे, तो जो टेबल में नंबर आते जाएंगे वो सारे कटते जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा 22,000 23,000 के बीच में हो, अगर मैं 10 गुणा करूं तो 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 तो 20,000 छोटा है, 11 गुणा करते हैं तो देखो 2016, 11 गुणा, क्योंकि 11 गुणा तो 22 होता, 11 गुणा 2, 11 गुणा तो 22, तो ये होगा 22,000, तो यही मिल गया। और इससे गुणा, इसमें गुणा करूंगा तो 176 ये मिलेगा, 16 गुणा 11 176, तो 22,176 मिल गया। और 22,176 22,000 और 23,000 के बीच में है, तो इसका मतलब आंसर होगा 22,176। कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बात को समझने की जरूरत थी। मतलब एलसीएम पॉइंट कट रहा है। देखो जैसे 4 और 8 है, 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 कटेगा, 4 और 8 से 8 कटेगा, 16 भी कटेगा, 32 भी कटेगा, 64 भी कटेगा, आगे लेते चल जाओ। मतलब 8 का टेबल पढ़ते चले जाओ आप। 8 1 8 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56, जो भी डिजिट लिखोगे वो 4 से सारी कटेंगे और 8 से भी सारी कटेंगी। इसीलिए जब 12 18 21 32 है तो इसका एलसीएम 2016, तो इसके मल्टीपल्स भी कटेंगे, तो उनके बीच का मल्टीपल पहुंचो। 2000 है लगभग, तो 11 गुणा 2 करूंगा तो 22,000 में पहुंचूंगा, तो 22,000 से 16 गुणा 11 के 176, तो इसका मतलब इससे आगे पहुंच गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, ध्यान दोगे। इसने क्या बोला? इसने बोला 3 आदमी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उनके कदमों की लंबाई 63 70 77 है, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए ताकि पूरे कदमों की संख्या तय करनी पड़े? बिल्कुल सेम क्वेश्चन लास्ट वाला, 63 70 और 77। ठीक है, तो इसके केस में हमें चाहिए इसका एलसीएम। बस एलसीएम बताओ। देखो 9 गुणा 7 63 होता, 7 गुणा 10 70 होता, और 7 गुणा 11 ये होता, तो 7 तो कंफर्म मिल गया। इससे मिलेगा 9, इसमें मिलेगा 11, इसमें मिलेगा 10, ये एलसीएम बनेगा। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो ध्यान से, 9 7 63, 63 गुणा 11 करेंगे, 63 गुणा 11 करेंगे तो 6930 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन ए के अंदर है, 6930 ऑप्शन ए के अंदर है। बड़े आराम से कर पाओगे, टेंशन नहीं मत लो। बोर्ड की तरफ देखो, तुम्हें बिल्कुल अलग मामला मिलेगा। ठीक है, आप सॉल्यूशंस चेक करोगे अपने भी। ठीक है, इसने बोला है कि 12 शीर्ष 30 किनारे होते हैं, तो इसके कितने चेहरे होंगे? यूलर ने हमें इसके बारे में बताया था, यूलर ने हमें इसके बारे में बताया था। क्या बताया था बताओ फटाफट। वर्टेक्स है, एज है, ठीक है, वर्टेक्स है, एज है, तो वर्टेक्स प्लस फेस, वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर होता 2 के। ये बात हमें बताई थी यूलर ने। ठीक है, यूलर एक मैथमेटिशियन थे। तो बेटा वर्टेक्स इसने बोला हुआ 12 है, फेस हमें फाइंड करने हैं, 30 किनारे हैं बराबर 2 के, तो फेस बराबर होगा 32 माइनस 12, तो आंसर बनेगा 20। 32 माइनस 12 आंसर बनेगा 20। यूलर ने हमें ये बात बताई थी, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज बराबर किसके होगा? 2 के होगा। बस सीधा आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको यूनिट प्लेस पूछ रहा आपसे, यूनिट प्लेस पूछ रहा, तो मैं 13 की गुणा कर दूं तो 127 है, 13 गुणा 4 52 520, 13 गुणा 7 91, तो ये हो जाएगा 611। 611 है, तो इसे हमने भाग दिया 4 से, 11 को 4 से भाग दोगे 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 343। यूनिट प्लेस 3 है, 3 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी के अंदर। बताओ बेटा, समझ आ रही बात? ये आराम से कर जाओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं मतलब, बोर्ड की तरफ देखते चले जाओ बस। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा जी, डरना नहीं है बस, इससे ध्यान देना। देखो 4 है, 4 के बाद 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, तो अगर आप इसे ऐसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई में तो बेस जोड़ सकते हैं आप, तो 1 + 3 + 5 और ऐसे चलता जाएगा 99 तक। मल्टीप्लाई है 9 की पावर अगर आप करेंगे, 9 की पावर 2 है, 4 है, 6 कहाँ तक लेके गया? 100 तक।
ठीक है। इसका अगर हम सम निकालते तो सम क्या होता, देखो अगर सम होता तो एवरेज होता सम अपॉन नंबर होता, तो सम होगा एवरेज इनटू नंबर, सम हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर। डन, समझ पा रहे? तो एवरेज कैसा आएगा, तो 1 से 99 तक अगर आप जा रहे हो, हाँ 99 एक जोड़ोगे 100, 100 का आधा करेंगे 50, तो ये आ गया। पर नंबर भी कितने हैं, 50 ही है, ठीक है। तो 2500 हो गया, मतलब 4 की पावर 2500। बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे, आज भी करा के आया मैं आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से, ठीक है। अब इस पे देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट 100 और 2 102, 102 का आधा करोगे, 102 का आधा करोगे 51, नंबर कितने हैं 50, ठीक है। तो 2550 हो गया ना, 9 की पावर हो गया 2550। बात को ध्यान समझोगे। अब देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ध्यान दो, 4 की पावर 1 है 4, 4 की पावर 2 है 16, तो मतलब अगर 4 की पावर है ओड तो आएगा 4, अगर 4 की पावर है इवन तो आएगा 6। अब 2500 कैसे नंबर है, इवन, तो 4 की पावर इवन है तो यहां से मिलेगा हमें यूनिट प्लेस 6, यहां से हमें यूनिट प्लेस मिलेगा 6। अब 9 को समझो, 9 की पावर 1 है तो 9, और 9 की पावर 2 है तो 81, तो 9 की पावर अगर क्या है ओड है तो मिलेगा 9, 9 की पावर इवन है तो क्या मिलेगा 1। 2550 कैसा नंबर है, इवन, तो 9 की पावर इवन है तो मिला कितना 1, 1 गुणा 6 कितना होगा 6, तो यूनिट प्लेस हो जाएगा बेटा 6, यूनिट प्लेस हो जाएगा 6, ऑप्शन डी के अंदर है। बताओ बेटा, बात समझ आई क्या, इसमें कोई समस्या कोई से को? वेरी गुड। बोर्ड की तरफ ध्यान देकर समझोगे चीजें, अगर वर्ड्स सुनते चले जाओगे तो सारा मामला समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड को फिर से देखेंगे, 3 2x, ऐसा क्वेश्चन हर बार हर साल पेपर में आता, लगातार सालों में आपको दिखेगा, कोई भी ऐसे साल नहीं दिखेगा जिसमें ये क्वेश्चन मिस हुआ आज तक कभी। तो इस बात को बड़े ध्यान से और गौर से समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहता है, 9 अंकों की संख्या 88 से डिवाइड है और y के न्यूनतम संभावित मानों के लिए, तो 8 88 है ना बेटा, 88 का मतलब होता है 11 गुणा 8, तो लास्ट की 3 डिजिट देखी जाती। तो देख 5y2 देखते 8 के चक्कर में, तो देख 8 से अगर मैं y की जगह 0 ले लूं तो 8 6 48 होगा, तो 2 बचेगा, नहीं हो सकता। तो y की जगह अगर हमने यहाँ लिया 1, 1 लिया तो 8 6 48 है, 3 बच गया तो कट गया, तो y की वैल्यू 1 पॉसिबल है। अब अगर हमने यहाँ 2 रखा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 42 नहीं कटेगा। अगर हमने यहाँ 3 रखा तो 5 52 नहीं कटेगा। अगर हमने यहाँ 4 रखा तो 62 नहीं कटेगा। अगर हमने यहाँ 5 रखा तो 5 रखा तो 8 6 48, 48 है तो बचेगा 7 72, 8 9 72 कट गया, तो मतलब y की वैल्यू 1 भी हो सकती और 5 भी हो सकती। पहले हम 1 के हिसाब चलें क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट बोला, न्यूनतम मान बोला ना y का न्यूनतम मान, तो स्मॉलेस्ट। अब 11 के लिए केस लगाएंगे, देखो 11 में यहाँ y की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, ध्यान दो 11 क्या कहता, देखो 3 में जोड़ेंगे साहब x, ठीक है, x के साथ जोड़ेंगे हम सर 1, तो 3 और 1 हो गया 4, 4 में जोड़ेंगे सर 5, 9 हो गया, 9 और 2 11, तो ये तो सर 11 हो गया। और प्लस हो गया इसके साथ x, ठीक है साहब, हो गया जी जनाब। अब इसके बाद बात समझोगे, यहाँ से जोड़ो रेस्ट मामला, तो 2 के साथ जोड़ोगे 4, 6 हो गया सर, 6 और 1 जोड़ा सर 7 हो गया, 7 में जोड़ा 1 8 हो गया, तो इसमें से -8 करूंगा तो बराबर ये 0 के बनना चाहिए। तो 0 कब बनेगा, 0 बने या 11 बने या 22 बने, कुछ ही बने। तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं, 11 8 19, 19 में से 8 गए तो 11 बन जाएगा तुरंत। तो x की वैल्यू 8 पे मामला संभव है। तो ये देखो क्या पूछ रहा है हमसे, 4x - y, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमने लिया 8, y की वैल्यू ली 1, 8 चौक 32 में से 1 गया, तो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा 31 31, ऑप्शन ए के अंदर है। 31 दिखेगा ऑप्शन ए के अंदर, 31। हाँ जी बेटा, क्लियर है? तो 31 आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मैं उम्मीद करूँ ये मामला आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखोगे बोर्ड की तरफ, 63 में देखो क्या कह रहा है, कितना आसान क्वेश्चन दिया इसने, देखो ध्यान से। 216 की चीज 306 बेची, तो 84 और 6 90, तो 90 का फायदा हो गया बेटा 216 के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम जाएंगे इसमें 100 पे, 6 और 3 9 गए, 9 से कटेगा 10 बार, अगर हमने से 9 से काटा, 9 2 18, 3 है 9 4 36, ठीक है। 4 से काटोगे 6 बार, 4 से काटोगे 25, ठीक है। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, 125 डिवाइड बाई 3, तो 41.66% बनेगा, 41.66% बनेगा बेटा, क्लियर।
ध्यान दोगे। इसने क्या बोला है, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, क्या होता है, हानि होती है। तो 17 गेंदों को 5 के बराबर हो गया, ये बात समझ आती है। तो परसेंटेज के लिए 100 बजाएंगे तो इतने परसेंट क्या हो जाएगा, इतने परसेंट क्या होगा, लॉस होगा, इतने परसेंट क्या होगा, लॉस होगा। तो आप ये कह सकते कि सर सीपी अगर 17 है तो एसपी 12 होगा, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते यहीं से, सर सीपी बाई एसपी अगर हम लिखे तो सीपी है 17 तो एसपी है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का सीपी बराबर 17 के एसपी के। अब इसने बोला देखो 17 का एसपी 720 रुपया बेचा गया, तो 17 का एसपी अगर 720 है, जब ये बराबर है तो 12 का एसपी भी तो 720 ही होगा। जब 17 का एसपी क्या है 720 है, इसने बोला देखो 17 का एसपी हमने बराबर कर दी, निकाल दिया हमने कि 17 का जो एसपी है वो बराबर होगा 12 के सीपी के, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना भाई। तो 17 का एसपी अगर 720 है, जब ये बराबर है तो मतलब 12 का सीपी भी 720 होगा, 12 का सीपी 720 होगा तो एक का सीपी 12 6 72 60 रुपया होगा, तो एक का सीपी होगा 60 रुपये। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे, इसने क्या बोला देखो ध्यान से, जब भी ऐसी स्थिति हो तो देखो 3 7 और 4 से कटने वाला नंबर इसके बराबर कर दो, 7 गुणा 21 4 84। अब ध्यान दो एलसीएम ले लिया मतलब हमने इनका, तो 3 से काटूंगा तो 28 गुणा 5 140, तो पी की वैल्यू बनी 140। ऑप्शन बी, खत्म खेल पूरा ही। क्यू की वैल्यू निकालो, हाँ जी देख 7 से काटूंगा तो होगा 12, 12 गुणा 9 हो गया 108, ठीक है। आर की वैल्यू भी लिख लेता हूँ फिर भी मैं, कोई बात नहीं। 4 से काटूंगा 21, 21 गुणा 5 होगा 105, तो आप चेक करो मैच कर लो, 140 108 105 सीधा पेन बिना लगाए। मतलब मैंने क्या किया देखो ध्यान से, 3 7 और 4 का एलसीएम 84 लिखा। अब देखो ऐसे करते जा रहे, 3/5 पी बराबर अगर 84 का लिखा, 3 से काटेंगे तो ये होगा 28 और पी की वैल्यू 28 गुणा 5 140 यहाँ लिखा। इसी तरीके से क्यू सोल्व किया सेम, इसी तरीके से मैंने आर सोल्व किया। बस तुम पेन लगा के सोल्व कर रहे हो, मैं बिना पेन लगाए कर रहा हूं, और बिना पेन लगाए आप भी कर पाओगे। बस फर्क क्या होगा कि वक्त के हिसाब से आप जब प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी तो सीधा लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज्यादा वक्त नहीं लेते, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 66 थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो 12 गुणा 12 डिवाइड बाई 18, 6 3 18 6 2 12, 3 से गया 4 बार, 4 गुणा 2 आंसर हो गया 8। ऑप्शन हो गया बी। 3 प्रोपोर्शन होते, मीन प्रोपोर्शन है तो रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शन है तो बी सी अपॉन ए। ये मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो हमने ये लगा दिया बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 12 गुणा 12 डिवाइड बाई 18, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, 67 नंबर क्या कहता, 512 162, तो मतलब प्रिंसिपल अगर 162 होता तो आपका अमाउंट होता कितना, 512। कितने साल का मामला है, 4 साल का, बहुत बढ़िया। मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 1 बार, अगर 2 से में से काटूंगा देखो 2 से काटे 25 2 50 और 6, तो हिसाब कह सकते 3 की पावर 4, हिसाब कह सकते 4 की पावर 4। तो इसका फोर्थ रूट लेंगे, कितना रूट लेंगे, फोर्थ रूट। क्यों लेंगे, क्योंकि 4 साल है, 3 साल होते क्यूब रूट लेते, 2 साल होते स्क्वायर रूट लेते। तो ये बाहर आया 3, यहाँ से बाहर आया 4, तो 3 से 4 मतलब 1 का ब्याज मिला 3 पे। परसेंटेज के लिए 100 पे मिलेगा तो 33.33% आपकी रेट बनेगी, 33.33% आपकी रेट बनेगी। ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब ए। मैं उम्मीद करूं ये मामला समझ पा रहे होंगे। यहां से आगे मैं आपको लेके चलता हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इस पर आप ध्यान दोगे। साइन के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है साइन के बारे में, साइन स्क्वायर पाई बाई 16, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 16, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 16। देखो साइन थीटा बराबर होता कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा के, मतलब साइन और कोस बराबर होंगे, बस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहां से आप देखोगे, इसको आप चेक करोगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 है, तो इसकी जगह हम लिख सकते कोस स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। जब आप इसको देखोगे पाई बाई 2 में से आपने 7 पाई बटे 16 को घटाओगे, देख यहाँ से 8 गुना किया, यहाँ पे 8 गुना किया होगा, तो 8 पाई में 7 पाई गया तो होगा ना पाई बाई 16, तो ये वैल्यू बनी 1 प्लस। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 है, तो इसे भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, तो ये वैल्यू भी कितनी बनेगी, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और 1 आंसर आपका बनेगा 2।
तो हो जाएगा ऑप्शन बी के अंदर। साइन और कोस हमेशा बराबर होते, बस एंगल का सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो साइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा बराबर कोस बीटा के होता, बस क्या होना चाहिए, एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री डिग्री के फॉर्म में, अगर पाई के फॉर्म में लिखोगे तो पाई बाई 2 कह सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाई 2 है तो फिर साइन बराबर पक्का किसके जाएगा, कोस के जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इससे आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, जरा ध्यान देना बेटा, बहुत होले होले। ए और बी की गति जो है वो इसने बोला 22.5 अधिक है बी की गति, तो यहाँ मैंने लिखा बी और ए को लिखा हमने, बी की गति ज़्यादा है, कितनी है, ए से 22.5%। अगर ये 100 होता तो 122.5 होता, तो पॉइंट हटा के तो मतलब 1000 होती, तो इतना कहते। हाँ, आप इसे काटोगे 25 440, 25 400, 25 9 225, ये बन गया भाई 40:49 हो गया स्पीड का मामला। ये अभी देखो, ए और बी क्रम से 21 घंटे और 25 घंटे चलते हैं, ठीक है। ए बी से 88 किलोमीटर कम चलेगा, ए की स्पीड कम है तो ऑब्वियस सी बात है कम चलेगा। हाँ जी, तो अगर हमने इसमें कोई एक मल्टीपल ले लिया, मान लो ए मल्टीपल ले लिया हमने इसमें, ठीक है। अब ए चला है कितना, 21 घंटे, 21 घंटे में कितने दूर जाएगा सर, 40 ए गुणा 21 जाएगा, या 40 गुणा 21 ए कर दो, ये इतना जाएगा, कितना होगा भाई, ये 21 गुणा 4 84, मतलब 840 ए यूनिट ट्रेवल करेगा। ये कितने घंटे चला भाई साहब, 25 घंटे, 25 गुणा ये 49 गुणा 25 ए चला, ठीक है। अब 50 होता तो 50 माइनस 1 करते 25 के साथ, 25 गुणा 5 125, तो 1250 में 1225 हो गए, हिसाब कह दोगे 1225 ए चल गया। तो कितना कम चला चेक करेंगे, कितना कम चला, इसमें जोड़ दो मैं 60 तो हो जाएगा 900, 160 जोड़ा तो हो जाएगा 1000, और उसके ऊपर जुड़ेगा 225, तो 385 चल गया। 385 जो वैल्यू है वो गैप है, 385 वैल्यू है, गैप है, तो इसे 385 ए है और बराबर किसके, 88 के। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 88/385, 11 से काटोगे तो 8/35 हो गया। ठीक है साहब, अब आपसे पूछा है कितनी दूरी टोटल दूरी तय की, तो टोटल इसे जोड़ देंगे हम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बैठेगी, टोटल बैठेगी 1200 800 2000 40 60 2065, 40 और 25 60 65 बिल्कुल सही। ए की वैल्यू है 8/35, ठीक है, 8/35, क्लियर हुआ। हाँ, तो इसको अगर हम इसे 5 से काट दूं, 5 7 35, 5 4 20, 13 5 65, 7 से काटा, 7 5 35, 7 9 63, 9 8 72, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, 472 आपका आंसर बनेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन टफ था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, बस पहले गैप दे दिया कि 88 किलोमीटर और फिर सम पूछ लिया, बस इतना सा मामला था। ठीक है बेटा, 70 देखोगे ध्यान से, एक ट्रेन है दिल्ली से 10 बजे चलती और जयपुर पहुंचती 4 बजे, यहां से देख लो इस तरीके से, दिल्ली से चलती है 10 बजे सुबह और 4 बजे जयपुर पहुंचती तो 6 घंटे लेगी। दूसरी ट्रेन बी 12 बजे चलती, 5 बजे पहुंच जाएगी तो 5 घंटे लेगी। 6 से 5 है टाइम, तो स्पीड होगी 5 से 6, स्पीड इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस बनेगी, फिर से बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस, ये रही बेटा स्पीड 5, 6 है डिस्टेंस, 6 गुणा 5 30 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया 30 यूनिट, ध्यान दोगे। अब देख 10 बजे चली 12 बजे चली, तो 2 घंटे तक चलाओ इसको, 2 घंटे तक चला, 5 के साथ 2 घंटे 10 चलेगी, बचा कितना 20, तो 20 डिस्टेंस बची है। और टाइम देखो, स्पीड देखो, यहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो डायरेक्शन ये दिल्ली से चल रही है जयपुर चल रही है, अपोजिट है, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, और 20 डिवाइड बाई 11 होगा, 11 1 11, आगे बच्चा भाई साहब 9 डिवाइड बाई 11, गुणा करेंगे 60 की मिनट में लेके आने के लिए, तो 1 घंटा, 9 6 54, 54 मतलब 540 होगा, डिवाइड बाई 11, 11 5 55 ज़्यादा होता है, 11 4 44, 44 है 10 बच गया, 11 9 99, तो 1 घंटा 49 मिनट लगेंगे।
ठीक है, 1 घंटा 49, तो 12 के बाद 1 घंटा 49 में 1 बज कर 49 मिनट, तो इसका मतलब 1 49 ही रहा ऑप्शन ए के अंदर। क्लियर, 1 49 रहा ऑप्शन ए के अंदर। समझ पाओगे? चेक कर लो। आगे चलूँ मैं यहाँ से लेकर आपको। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछता, देखो ध्यान से। 71 बोल रहा है अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 7.5 आवर्स। मतलब जो फिल कर सकता, इनलेट में उसे बोल देता हूँ 7.5 आवर्स को आप लिख सकते 15/2। क्या लिख सकते? 15/2 आवर्स। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला, उसमें एक लीक हो गया जो 50 मिनट ज्यादा लेता। तो देखो 7 घंटे 30 मिनट कह सकते हैं आप इसको, 7.5 को। और इसमें जब 50 मिनट जोड़ोगे तो 7 घंटे 80 मिनट का हो गए, तो 8 घंटे 20 मिनट का हो गए। 20 मिनट का मतलब आप आवर्स में बदलोगे तो 1/3 होगा। 8 गुणा 3 24 और 1 25/3। तो इनलेट प्लस आउटलेट जो होगा वो 25/3 होगा। 25/75 से कटने वाला नंबर, 25/15 से कटने वाला नंबर 75, 15/5 75, 5 गुणा 2 करेंगे 10, 25/3 75 9 होगा। तो देखो इनलेट 10 लीटर भरेगा, टैंक में 9 पहुंचा, मतलब आउटलेट 1 लीटर खाली कर देगा जो रिसाव है। तो रिसाव सारा पानी कितना, 75 लीटर। तो एक के हिसाब से खाली करना है, मतलब 75 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा, 75 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन डी के अंदर है। ऑप्शन डी के अंदर है। देखो बेटा 72, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण ये वाला 15 डिग्री है, तो ये 90 है और ये 75 होगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी। और इसके बाद आप ध्यान देंगे, क्या पूछा गया आपसे, 100 सेंटीमीटर है इसका कर्ण, हाइपोटेनस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ साइन लगा दें तो साइन 15 डिग्री बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर पता नहीं, हाइपोटेनस 100 है। साइन 15 की वैल्यू होती है √3 -1 अपॉन 2√2 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन 100। तो दिस सिंपलाइज दैट परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू √3 -1/2√2। ये आ गया। ऐसे अगर हम कोस लगा दें कि कोस 15 बराबर किसके हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के हो जाएगा। कोस 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2 और बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस है 100। दिस इंप्लाइज दैट बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू √3 + 1/2√2। अब आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस अभी आप निकाल के लेकर आए 100 √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, और ये होगा 100 √3 - 1 अपॉन 2√2। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझोगे, देखो √3 - 1 √3 + 1 से बनेगा 2, 2 से 2 काट दिया हमने। ठीक है, ये होगा 25,000, ये हो गया देखो 10,000, ये होगा नीचे हो गया 8, तो आंसर बनेगा 1250। कितना आंसर बनेगा, 1250। ऑप्शन किसके अंदर है, पी के अंदर है, 1250। एंगल 15 होने की वजह से बस थोड़ा सा लेंदी हो गया, अगर एंगल और आसान होता तो और क्वेश्चन आसान हो जा सकता था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बस इसी चक्कर में। इसके बाद देखोगे, यहाँ ध्यान दो, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप एक इक्वेशन बनाना चाहते तो इक्वेशन होती y - y1 m इंटू x - x1। m इज इक्वल टू क्या होता, m इज इक्वल टू होता tan थीटा। थीटा 45 दिया हुआ है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो y - y1, ये रहा बेटा x1, ये रहा y1। y1 की वैल्यू 3 है तो y - 3, m की वैल्यू 1, x - x1, x1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ -8 है तो हम इसे +8 कर देंगे माइनस की वजह से। तो हो गया x + 8, तो ये है ही है, इसको धर लाएंगे, -y होगा +3 बराबर हो जाएगा 0 के। तो x - y + 11 बराबर 0 आपका आंसर होगा। चेक करेंगे, x - y + 11, x - y + 11 बराबर 0। ऑप्शन किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, दोनों एक साथ है, 74 75 ध्यान दोगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी इज बिटवीन 350 एंड 650। एक तो ये है कि इसमें से हर किसी को चेक करो, एक ये है कि इन्हीं को देखो कि सर 350 एम्प्लॉय चेक करना है, टोटल एम्प्लॉयज है 2400
डिग्री है 360 की, तो ध्यान दोगे। मैं इस 0 से 0 हटा दूं, इस 0 से 0, 12 गुणा 3 36 होता, 12 गुणा 2 24 होता, 30 गुणा 3 90, 5 गुणा 3 15, 90 15 105, 105 का आधा, आधा हो गया 50, तो 52.5, मतलब 52.5 से ज्यादा देखना है, तो 52.5 से ज्यादा अभी ये रहा, ठीक है। लेकिन हमें कम भी देखना है, किससे कम देखना है, 650 से, तो 650 टोटल प्राणी है 2400, 360 डिग्री का मामला होता। देख भाई दोनों जीरो हटा दी, 12 2 24, 12 3 36 हो गया, 65 गुणा 3 6 गुणा 3 18, 180, 5 गुणा 3 15, 195 का आधा कितना होता, 9 18, 9 18, एक बच गया तो 7.5, क्लियर है, 97.5। अब देखो मतलब 52.5 से ज्यादा 97.5 से कम हो, 52.5 से ज्यादा 52.5 से ज्यादा 97.5 से कम, तो मतलब कितने ऐसे ग्रुप हुए, 3, तो ये ले बेटा 3, बात समझ आई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 75, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस सी डी ई, एवरेज तो सी ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा, जोड़ना भाई से, 9 और 7 16, 16 5 21, 4 2 6, तो 216, एवरेज है डिवाइड किया 3 से, टोटल कर्मचारी 2400 है, और टोटल कर्मचारी कितने हैं, 2400 है, ये है ना, ध्यान दोगे, इतना मामला इतने डिग्री का हो गया, तो आप इसे 3 से अगर मैं भाग दूं, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 72 डिग्री निकालना है, ठीक है। देखो आप 360 डिग्री, ध्यान दोगे 360 डिग्री आप कहते हो 2400 के बराबर है, तो 0 से 0 हटा दो, तो 36 डिग्री बराबर किसके होगा, 240 के, तो 72 डिग्री बराबर होगा इसका डबल 480 के, तो 72 डिग्री 480 है, तो ऑप्शन किसके अंदर हो जाएगा, बी के अंदर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सेट आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे तरीके से, चीज़ों को समझ लेंगे और धीरे 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 इंसान को पूरे तरीके से आप समझ के और बेहतरीन तरीके से अपने पेपर को अंजाम देंगे। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ केडी कैंपस और केडी लाइव पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय। Yeah, well, hello and greetings to all of you guys. I hope you all are doing good. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही होगी और आपके तैयारी में हम लोग थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करेंगे आज के इस सेट के डिस्कशंस के साथ। आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा संडे को। यहाँ पे देखो ये जो पेपर हम लोग लेकर के चल रहे हैं सीजीएल टायर 1 2024 के लिए, मॉक टेस्ट नंबर है सर 40। इसका कंप्लीट डिस्कशन और सोल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं कि कहाँ पे आपने क्या गलतियाँ करी है। आप सभी लोग इस वीडियो सॉल्यूशन से सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सीधा चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और जो शुरुआत होगा ये आपका होगा सर क्वेश्चन नंबर 76, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम लोग बात करें कि इस जगह पे प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखो थोड़ा सा पॉइंट को कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। अब जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है कि सर बाय दिस मीन्स द मीन टेम्परेचर ऑफ द ब्रश वाज रेज्ड थ्रू अबाउट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट while the amount of metal abrased was only 83.7 grains। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो हम लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है रेज्ड, है ना। देखो दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है सर यहाँ पे राइज और दूसरा वर्ड है इस जगह पे सर रेज। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, और राइज का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ना। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करी जाए तो टेम्परेचर को कोई बढ़ा नहीं सकता, है ना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो भाई साहब नेचुरल है। तो रेज्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत वर्ड है, इस जगह पे हमें राइज का फॉर्म लिखना होगा और वॉज अगर है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इट शुड बी राइज का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज है। तो एरर जो है आपका वो कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में है, इस जगह पे क्या होना चाहिए सर, राइजन होना चाहिए, यानी कि ए इज द राइट आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा, ठीक है आप सभी लोगों का। सो फर्स्ट 76 का आपका जो एरर है वो क्या है सर, राइजन, ठीक है। चल
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, क्या लिखा जा रहा है कि सर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे जो ईडियम है, इस ईडियम का जो है सही मीनिंग आप लोगों को बताना है। हेल इन अ हैंड बास्केट। सर देखो, हैंड बास्केट में क्या है आपके पास, हेल। तो वैसे भी अगर आप सेंस करने जाओगे तो आपको सेंस समझ में आ जाएगा कि सर एंग्री एंड ओवरकम बाय इमोशंस नहीं हो सकता, विद फुल डिवोशन नहीं हो सकता, टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपका क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी, डिटेरियोरेटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर। मतलब आपके हैंड बास्केट में क्या है, हेल है, तो कंप्लीट डिजास्टर। तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पूरी बातचीत समझ आई होगी। देखो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में एक दो चीजें और होती है कि आप चाहो तो ईडियम्स को सेंस कर सकते हो, है ना। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या होना चाहिए, उन केस में तो सर याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप उसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, तो यहाँ पे भी देखते हैं इस जगह पे कि क्वेश्चन नंबर 78 में क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। द गोल इज टू द एवरेज इनकम पर पर्सन टू USD 18,000 पर ईयर। अब देखो गोल क्या है किसी भी गवर्नमेंट का कि सर एक साल में किसी भी एक व्यक्ति का पर पर्सन जो है एक साल में इनकम क्या होना चाहिए। तो सर राइज तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और यहाँ पे लोग मेहनत करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इस जगह पे क्या हो जाएगा सर, रेज, यानी कि RAISE इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने बी लगाया है उन सबका कहना बिल्कुल सही है, आप सब लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं कि रेज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, रेज। अच्छा, इस रेज का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज को कंप्लीटली क्या करना सर, डिस्ट्रॉय करना। रेज का मतलब तो आप जानते हैं सर, किरणें जो होती हैं, सनरेज, बीम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 79 को अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा जा रहा है कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि वंस अगेन आपको एरर बताना है कि ऑब्वियसली इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम व्हेन शी सॉ और टॉक टू मिस्टर कैरे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये आपका टॉपिक सर किस चीज पे बेस्ड है, तो सर टेंस पे बेस्ड है। और ये बताया गया है कि सर क्लास में भी खास करके ये चीजें बताई जाती है कि जब आपके पास सिंस प्लेस्ड हो तो आप इस जगह पे पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर इस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। दूसरी बातचीत आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे या तो पास्ट टाइम का कोई वर्ड हो सकता है या फिर पास्ट टेंस प्लेस हो सकता है। पास्ट टेंस में खास करके याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट प्लेस्ड हो सकता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। समझ में आ गई बात। तो अब देखो यहाँ पे शी सॉ लिखा हुआ है और इट हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है। इस जगह पे व्हेन नहीं बल्कि हमें जरूरत किस चीज की होनी चाहिए सर, सिंस की। इस सही स्ट्रक्चर को आप लोगों को फॉलो करना है। इस जगह पे सिंस जो है काम कैसे कर रहा होगा, कंजंक्शन की तरह। एक तरफ या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरी तरफ या तो पास्ट टाइम हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सब्जेक्ट के साथ क्या प्लेस्ड हो, V2। तो ओवरऑल जो एरर है वो एरर इस जगह पे है ऑप्शन नंबर डी में। व्हेन के बदले में हमें क्या यूज करना होगा, तो सर सिंस का यूज करना होगा। समझ में आ गई बात। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। उल्टा शब्द आपको बताना है किस चीज का, एडवांस्ड का। अब एडवांस्ड का मतलब तो सर मॉडर्न हो जाता है ना, तो ये तो सर सिनोनिम हो गया, ये तो नहीं होगा। डेवलप्ड भी हो गया सर, जो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो, प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस कर रहा हो। तो एक ही वर्ड इस जगह पे होगा एंड दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, तो आप कह सकते हैं नॉट डेवलप्ड। क्या कह सकते हैं हम लोग सर, नॉट डेवलप्ड, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज अ पर्सन ऑफ वेरी प्रिमिटिव थिंकिंग, मतलब सर वो 21वीं सदी में आ तो गया है लेकिन जी रहा है अभी भी 19वीं सदी में या 20वीं सदी में। समझ में आ रही बात कि उसका सोच जो है वो डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एडवांस्ड का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा सर,
प्रिमिटिव हो जाएगा। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे। और इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है और इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है सर स्ट्रेनुअस, है ना। अब अपोजिट का मतलब सर क्या होता है, उल्टा मीनिंग। अब इस जगह पे बताना है यहाँ पे कि स्ट्रेनुअस का मतलब अगर पता चल जाए तो हम सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेनुअस का मतलब सर बहुत ही ज्यादा मेहनत की किसी काम में जब जरूरत हो तो हम लोग उसको कह सकते हैं स्ट्रेनुअस। यानी कि हम कह सकते हैं रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो। तो इसका अपोजिट सर डिमांडिंग, लाइवली और इंटेंस तो नहीं हो सकता। लाइवली का मतलब तो सर होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। इंटेंस लुक आपने सुना भी होगा। डिमांडिंग होगा नहीं, एक ही वर्ड आएगा अपोजिट में, एंड दैट वुड बी इजी, है ना। इज इट नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इफ यस, कमेंट करके आप बताते रहिएगा। एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और क्लियर कर दूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, आपको पूछना है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का जवाब जो है दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सर सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है टू द वर्ड गिवन बिलो, एंड दैट इज प्रिकॉसिस। अब इस जगह पे इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, सफाइस्ड, कन्विंस्ड, अनाउंस्ड और एडवांस्ड। सर प्रिकॉसिस जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है क्या दोस्त, एडवांस्ड। समझ में आ रही बात? तो अब बताओ, सफाइस्ड का मतलब जो है यहाँ पे तो होता है सर सफिशिएंट, है ना। तो ये तो होगा नहीं, कन्विंस्ड भी नहीं होगा, अनाउंस्ड भी नहीं होगा, तो एक ही वर्ड होगा, दैट इज एडवांस्ड। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। एडवांस या फिर आप इसको दूसरे वे में भी अर्ली इन डेवलपमेंट कह सकते हैं, अर्ली इन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है सिनोनिम इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एडवांस। पूरी बातचीत क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है सर एमिकेबल, और इस एमिकेबल वर्ड का भी आप लोगों को क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एमिकेबल शब्द का मतलब होता है सर, हिंदी में हम लोग कहते हैं मिलनसार, है ना। तो बहुत ही फ्रेंडली रहता हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एमिकेबल, मिलनसार, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रेंडली। अब बताओ, फेरोसियस होगा। फेरोसियस का मतलब तो सर उग्र होता है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उग्र। वायलेंट भी कह सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा सिनोनिम में। यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने सर क्या आ रहा है, रेडियल। रेडियल की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है अरेंज्ड और हैविंग पार्ट्स अरेंज्ड लाइक रेज। क्या कह सकते हैं सर, अरेंज्ड और हैविंग पार्ट्स अरेंज्ड लाइक रेज। तो रेडियल तो नहीं होगा। हॉस्टाइल, ये तो हम सब जानते हैं सर, अपोजिट मीनिंग में आ जाता है यहाँ पे हॉस्टाइल। अनफ्रेंडली जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर, अनफ्रेंडली। तो एक ही वर्ड यहाँ पे आएगा फ्रेंडली के लिए, वो क्या आ जाएगा सर, कॉर्डियल। कॉर्डियल का भी मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंडली होता है ना। तो करेक्ट आंसर इस जगह पे सिनोनिम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। बातचीत अगर सभी लोगों को समझ में आ रही है तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ जी सर, स्टोरी एकदम क्लियर है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा जा रहा है कि सर शीला माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म। क्या बताना है सर, पैसिव फॉर्म। कहीं पे भी अगर हैव आपको दिखाई देता है तो हम लोग इसमें अटैच करते हैं क्या सर, बी। अब जरा सा देखते हैं सर, माइट बी और माइट हैड कैंसिल हो जाएगा, माइट हैव कंप्लीटेड ये भी कैंसिल हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, सी फॉर कैट। बात आई समझ? ये तो बहुत आसान होता है ना, इजी होता है, एक बार में आपको आंसर बन जाता है, मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। यहाँ पे गिवन ईडियम है, ये क्या है सर, ये एक ईडियम है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। यानी कि अगर दो इंटेलिजेंट पर्सन हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें भी काफ़ी इंटेलिजेंट होंगी।
सोचने का तरीका भी उनका एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो अब बताना इस जगह पे क्या हो जाएगा, someone who helps others when they are in need with no discussion for a tedious उबाऊ job, very intimate friends। क्या मतलब होता है इसका, इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक वन अनदर, मतलब जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे सोचते हैं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अगेन डी फॉर डॉग। बात आ गई समझ। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक वन अनदर, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट। ठीक है, अगला है 86। इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले हम लोग कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या मतलब है ना। लिखा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू अ मास और ग्रुप। कि सर इस जगह पे अगर बात किया जाए कि सर कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू अ मास ग्रुप, किसी एक चीज को इकट्ठा करना और एक मास ग्रुप में बनाना, उसके लिए हम लोग सर कौन सा वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले एक एक करके मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वर्ड्स को समझें। यहाँ पे एक वर्ड जो गिवन है, जो सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा है सर, क्या है, कॉर्पस। कॉर्पस वर्ड के बारे में अगर हम सर बात करें इस जगह पे कि मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, क्या है सर, कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, है ना। कि इवेंट्स का जो क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंजक्चर कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है एंड दैट इज आर्शीव। सर आपने सुना भी होगा कि जब भी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में कि इस समय पे ये हुआ था, उस समय पे ये हुआ था। आप कभी हरिद्वार जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो पंडित होते हैं देखिएगा, उनके पास बहुत मोटा मोटा जो है, क्या बोलते हैं हम उसको, वो अपना रखे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके का आर्चीव है। पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती हैं, हमें मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जिससे हम लोग कह सकते हैं, या एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड और केप्ट। क्या कह सकते हैं कि सर अ प्लेस वेयर पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट और प्रिजर्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया हमारे पास सर क्या, एग्लोमेरेट। एग्लोमेरेट का मतलब होता है कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू अ मास ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इस जगह पे क्या होगा सर, ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे। और यहाँ पे पूछा गया है कि सर कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है मतलब सही है, कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है सर कमोडियस। कमोडियस की बात करी जाए तो सही स्पेलिंग इसकी क्या है, यहाँ पे तो सर कॉमेडियस से गलत है, कमोडियस, इसमें डबल एम होता है ना, DIOUS, कमोडियस। इसका मतलब होता है कि सर स्पेसियस, जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, लार्ज, जिसमें जगह बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कमोडियस कहते हैं। बोले ये बातचीत सभी का क्लियर है, हाँ या ना। आप इसको रूमी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, रूमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रही सही स्पेलिंग जो है आपका ये क्या है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को देखिएगा आप सभी लोग कि इस जगह पे आपको एक रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, कि आपको रीअरेंज करना है कि सही अरेंजमेंट क्या है। अब जरा देखो, 2 ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है पी से, और 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है सर किससे, क्यू से। पी से स्टार्ट हो सकता है, फॉर विच आई वॉज स्लाइटली अबव, आई वॉज लिटिल फॉर्चुनेट, PQRS, ये तो हो नहीं सकता। जब पी से स्टार्ट नहीं हो सकता तो डी भी नहीं होगा। अब स्टार्ट हो सकता है क्यू से। क्यू में क्या है कि सर आई वॉज लिटिल फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट फॉर वॉट, इसके बाद एस भी है, यहाँ भी एस है। आई वॉज लिटिल फॉर्चुनेट इन फाइंडिंग अ वैकेंसी एट ऑक्सफोर्ड। सर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी अगर ऑक्सफोर्ड में वैकेंसी फाइंड करता है तो फॉर्चुनेट तो भाई बनता है यहाँ पर। I was little fortunate in finding a vacancy at Oxford। उसके बाद देखना RP या PR,
मुझे लग रहा है फॉर विच आई वाज स्लाइटली अबव द यूजुअल एज फॉर एंट्री, नहीं, द यूजुअल एज फॉर एंट्री फॉर विच आई वाज स्लाइटली अबव, है ना। मुझे लग रहा है कि इस जगह पे राइट आंसर पहले क्या आना चाहिए, आर, और आर के बाद क्या आना चाहिए, पी। QSRP A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। बोलो आप सभी लोगों की ये बातचीत क्लियर है, यस और नो? एक बार सभी बच्चे बोल के बताएंगे कि हाँ जी सर द स्टोरी सो फार इज क्लियर। कमेंट तो कर दो कम से कम। QSRP, है ना, कि आई वाज लिटिल फॉर्चुनेट in finding a vacancy at Oxford। फिर हो जाएगा the usual age for entry for which I was slightly above the usual age of QSRP होना चाहिए, A is going to be the क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। इस जगह पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सर हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल when it fell on the ground। सर ये बात हम सब जानते हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इन्वर्जन की कहानी है, तो यहाँ पे हार्ड तो होना ही नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए सर, हार्डली। ओके, नेगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन बनता है कि हार्डली हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। इस जगह पे जो तुम्हारा सही आंसर जाएगा हार्ड के बदले में हार्डली, और हार्डली फॉलो भी होता है सर किस चीज से, व्हेन से। तो एरर जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, हार्डली हैड शी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। ये भी एक एरर का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स और रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स। नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट। सर देखो नो सूनर की अगर हम बात करें कहीं पे भी तो नो सूनर जो है सर ये फॉलो होता है दैन से, इससे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, व्हेन, यही गलत है। हम नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट देन आई स्टम्बल्ड अपॉन, यही होगा। डिड आई रीच, डिड अगर है तो रीच्ड आएगा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं डू डज डिड के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है, गलत हो गया। नो सूनर के साथ यहाँ पे व्हेन है, गलत है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो नहीं सकता। सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। 91 पे बात करते हैं। 91 की बात करें तो लिखा जा रहा है कि सर मैम सेड राहुल्स बॉडी लैंग्वेज इन द ऑफिस शोज दैट ही इज द इंचार्ज। अब देखो यहाँ पे सोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको तुम सोड करोगे, जब इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करोगे इसका क्या हो जाना चाहिए सर, वॉज हो जाना चाहिए। तो अब चेक करो, राहुल सेड दैट, अब सेड के बाद है तो दैट आना चाहिए, तो दैट तो हर जगह पे है। राहुल्स बॉडी लैंग्वेज इन द ऑफिस शोड दैट ही वॉज इन द चार्ज, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सोज है, कैंसिल हो गया, यहाँ भी सोज है, गलत हो गया, और यहाँ पे सेज है, ये गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर। उम्मीद है आप सभी लोगों की ये बातचीत बिल्कुल क्लियर होगी 91 की। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अब देखो यहाँ पे, कैन इंडिया सरपास रिकॉर्ड ऑफ 7 मेडल्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स इन पेरिस। सर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए जो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वो हिज हर देयर नहीं, क्या यूज करेंगे सर, कंट्री के लिए इट्स। ये बहुत आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, और बिल्कुल इसी टाइप और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको सीजीएल के पेपर में भी दिखाई देता है। ठीक है, 92 के बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 93 पे, तो जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। गूगल्स AI फोटो एडिटिंग टूल्स आर नाउ टू ऑल यूजर्स। अब देखो गूगल्स का जो AI फोटो एडिटिंग टूल्स है आर नाउ टू ऑल यूजर्स। सर देखो लिमिटेड टू ऑल यूजर्स तो नहीं है ना, आउटडेटेड भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है सर, क्या है, एक्सेसिबल। अब देखो ऑल यूजर्स की बात करी जाए तो मतलब सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी एक्सेसिबल। एक्सपेंसिव की बात यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपेंसिव होता है तो कुछ और कहानी यहाँ पे मेंशन होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यस द थिंग्स आर एक्सपेंसिव। बात आई समझ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 94, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ये भी एक आपका रीअरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, है ना। अब जरा बताना इसका सही आंसर क्या हो जाए। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्टिकुलेट स्पीच एंड द कॉन्सेप्चुअल। तब देखो आर्टिकुलेट मतलब वो स्पीच जिसको सही तरीके से आर्टिकुलेट किया, स्पीच एंड कॉन्सेप्चुअल, और कॉन्सेप्चुअल के बाद यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए सर, थॉट्स ही आना चाहिए, थॉट
process are major features that distinguish humans from other primates. तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है. PQRS. Is there any option? No. Yes. तो B is the right answer. ये देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं कि अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट articulated speech and the conceptual thought process are major features that distinguish humans from other primates. ठीक है. ये सर बहुत सारी चीज़ें हैं सर. हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें ना तो हम बाकियों से इसीलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की क्या है, शक्ति है. बाकी जितने भी अदर प्राइमेट्स हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. डेवलपमेंट है हम लोगों में. अगला क्वेश्चन नंबर 95 की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है कि बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड यूजुअली डज नॉट पे मच मनी. तो 95 की अगर हम बात करें तो इसके लिए सही वर्ड कौन सा हो सकता है, इसी चीज़ को हम लोग को तय करना है, फिक्स करना है. अब बताओ इसके लिए लुल यूज़ करेंगे क्या सर? लुल का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है सर? और टेम्परेरी काम, और टेम्परेरी काम. एडजर्न का मतलब होता है सर स्थगित करना. आपने कई मूवीज में देखा होगा कि सर द कोर्ट इज एडजर्न्ड. वहाँ पे बोला जाता है कि कोर्ट को क्या किया जाता है सर, स्थगित किया जाता है. तो एडजर्न तो होगा नहीं. और डिमार्केशन जो वर्ड है, डिमार्केशन शब्द का मतलब होता है कि सर किसी भी बाउंड्री को क्या करना, फिक्स करना, है ना. तो हम बहुत इजीली इस जगह पे कह सकते हैं डिमार्केशन का मतलब कि सर टू फिक्स, या फिर द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री. आप इसको ऐसे कह सकते हैं, टू फिक्स द बाउंड्री, टू फिक्स द बाउंड्री, और द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री. तो एक ही वर्ड बचा इस जगह पे, क्या हो गया सर, मैनुअल. इसका मतलब होता है बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क that does not require special skill and usually does not pay much money. इसको हम एक शब्द में सीधा सीधा लो कह लो, बात समझ में आ गई. तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए. जितने लोगों ने किया होगा उन सबका कहना बिल्कुल सही है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है सर आप सभी लोगों के लिए क्लोज टेस्ट. क्या आ रहा है बेटा, क्लोज टेस्ट. इसकी बातचीत को हम लोग देखेंगे कि सर क्लोज टेस्ट के लिए सही वर्ड क्या होना चाहिए. देखो क्लोज टेस्ट इसलिए भी दिया जाता है आपके एग्जाम्स में क्योंकि क्लोज टेस्ट इज वन थिंग जिससे लगभग सारी चीज़ों की टेस्टिंग हो जाती है. आपके ग्रामर नॉलेज की भी, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की भी, और अगर हम इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं वो क्या आपकी भी टेस्टिंग आपकी हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक. अब सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू आर दिस राइट नाउ. तो राइट नाउ मतलब अभी अगर तुम ये काम कर रहे तो इसके लिए हम टेंस क्या यूज करते हैं, इज एम आर के बाद सर ऑब्वियस सी बात है वो आपका आईएनजी फॉर्म आता है. तो रीड, टू रीड क्या हो जाएगा सर, रीडिंग. इफ यू आर रीडिंग दिस राइट नाउ क्या हो जाएगा, रीडिंग दिस राइट नाउ. यू आर टेकिंग पार्ट इन द वंडर ऑफ लिटरेसी बिकॉज ऑफ वर्ड्स. अब वर्ड्स यहाँ पे सर क्या है, नाउन है. तो नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में क्या चाहिए होगा सर, पास्ट पार्टिसिपल. प्रिंटेड, बिकॉज ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स पीपल कैन रिले इंफॉर्मेशन अक्रॉस बोथ. अब बोथ यहाँ पे क्या है कि पीपल जो है रिले कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को अक्रॉस बोथ व्हाट. हम जरा देखना, बोथ सर टाइम एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस में तो बात नहीं आएगी, स्पेस एंड मैटर, टाइम एंड नहीं सर क्या हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस. अक्रॉस बोथ टाइम एंड स्पेस. ठीक है. आइडियाज आर इनकोडेड राइटिंग. तो सर ये तो एक फ्रेज की तरह यूज होता है, इनकोडेड इन राइटिंग. क्या होना चाहिए सर, इनकोडेड इन राइटिंग. तो ऑन, एट, बाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनकोडेड इन राइटिंग. एंड ट्रांसमिटेड टू रीडर्स across thousands of miles and years. Because of this development, the words of people distant to us can influence events, impart knowledge, and change the world. Much of the credit for the development of this phenomenon can be attributed. अब देखो यहाँ पे बिना पढ़े भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है वो क्या लेता है, एट्रीब्यूटेड टू वन मैन. ठीक है. तो यहाँ पे आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा सर, 25 टोटल क्वेश्चन थे. सीजीएल का जो ये स्पेशल मॉक टेस्ट है 14, उसमें बाकी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग
आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश इट ऑफ. विल सी यू सून इनटू द नेक्स्ट क्लास. और अगले क्लास में हम लोग अगले सेट के डिस्कशन के साथ आप सभी लोगों के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. बाय बाय.